पिछले वीडियो में हमने देखा पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा हमने। अब हम देखेंगे दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ड्यू टू सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाना, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो बात है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। बॉइलिंग पॉइंट यही जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉयल करना शुरू कर देता है उसे हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर वो गैस के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, अपने वेपर में चेंज होने लगता है, तो हम उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीपली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब प्रेशर वगैरह की हम बात करेंगे। प्रेशर के टर्म में हम बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन, कोई लिक्विड की बात कर ले रहे हैं क्योंकि किसी लिक्विड के लिए तो है बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर हो जाए, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो फिर वो एटमॉस्फेयर में इजीली वेपराइज होने लगेंगे। प्रेशर इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर होगा तो, और ये वेपर में चेंज होने लगेंगे। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के लिए अपना अपना टेम्परेचर होता है जिसपे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm या फिर 1.013 बार। इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर अगर हो जाए उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन कहाँ से आ रहा है? तो एलिवेशन आ रहा है, अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ की मदद से अगर समझने की कोशिश करें, ये वेपर प्रेशर है इंक्रीजिंग अपवर्ड, और ये टेम्परेचर है इन केल्विन, इधर इंक्रीज कर रहा है। तो कोई लिक्विड है, किसी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पे उस लिक्विड को लिया गया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसका, ठीक है। टेम्परेचर या प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा। इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो ये ऐसे ग्राफ मिलेगा, और एक वक्त आएगा कि ये बॉयल करना शुरू कर देगा। कब? जब उसका वेपर प्रेशर 1 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं 1.013 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हो गया इस टेम्परेचर पे, तो वो बॉयल करने लगेगा कोई भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कोई भी लिक्विड। जब तक वो सॉल्वेंट है, अभी प्योर है, प्योर कोई लिक्विड है, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या 1.013 बार पे वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अलग अलग सबका टेम्परेचर आएगा, लेकिन प्रेशर यही आएगा, वेपर प्रेशर 1.013 बार आएगा। अब अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये एक बन जाएगा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन बनेगा तो अब इसका ग्राफ थोड़ा सा पीछे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, इसका ग्राफ थोड़ा सा पीछे मिलेगा। प्रेशर तो वही है, लेकिन इस प्रेशर तक पहुंचने के लिए, वेपर प्रेशर यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा सा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी देखा था हमने कि ड्यू टू सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था।
तो इसमें भी अगर मिक्स कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो कि नॉर्मली होना चाहिए जिस टेम्परेचर पे, यानी कि इस टेम्परेचर पे होना चाहिए था, उस पे नहीं होगा ड्यू टू मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन अगर बन गया तो उसका इस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया, तो यही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है जो हमेशा ज्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे हमेशा ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर बीइंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो एलिवेशन आ रहा है इसको डेल्टा टी बी मान सकते हैं, टी टेम्परेचर बॉइलिंग, बॉइलिंग के टेम्परेचर में जो वेरिएशन हो रहा है वही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें डेल्टा टी बी बी नॉट बी इज इक्वल टू प्योर लिक्विड का कम होता है, सॉल्यूशन बनेगा तो ज्यादा होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड है टू रीच द गिवन प्रेशर। तो यानी जो ओरिजिनल है वो कम है, प्योर के लिए कम है, ये मान लेते हैं बी हो गया था इंक्रीज करने पे, और माइनस ये टी बी नॉट ये प्योर लिक्विड के लिए है। तो यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी माइनस टी बी नॉट उस सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग, और प्योर लिक्विड के लिए बॉइलिंग। ये हो गया एलिवेशन इन लोगों का। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया कि ये जो एलिवेशन है वो डिपेंड करता है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलल मोलैलिटी पढ़े होंगे, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी के, मोलैलिटी मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलल मोलैलिटी यही होता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। अगर केजी में नहीं, अगर ये ग्राम में है तो इंटू 1000 ये करते थे मोलैलिटी में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन या फिर मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिसमें मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी साफ दिख रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ये जितना ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको हटाते हैं ग्राफ को, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर अगर केजी में नहीं, अगर यही है ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर इंटू 1000 करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्यूट, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मोलैलिटी होगी, और जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा गया है। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को नहीं कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो इन पे डिपेंड करती है उन्हीं को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, अब इनका ये तो बस ऐसा ही था, याद तो हो गई मोलैलिटी क्या है, मेन तो ये है। अब इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखें, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम है, डेल्टा टी बी
इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बी ले लिया एम, ठीक है, जिसमें ये के बी है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। के बी को बोलेंगे मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं मोलर, सिर्फ मोलर बीपी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बिना एलिवेशन के, या फिर इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLIOSCOPIC, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है ये जो केबी है, ठीक है। इसको अगर डिफाइन करना है या फिर इसकी यूनिट मालूम करना है, डिफाइन करना है तो मान लेते हैं कोई 1 मोलर सॉल्यूशन लिया गया है। फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 मोलर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यानी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। यूनिट की अगर इससे हम बात करें, इसकी जो कांस्टेंट है के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम होगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम होगा। ये टेम्परेचर है केल्विन और ये मोलैलिटी है, तो ये तो केल्विन हो गया, और ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल अपॉन मास, यानी केजी ऊपर आ गया, केल्विन केजी मोल इनवर्स या पर मोल, ये इसके यूनिट है। ये जो कांस्टेंट है के बी की केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया। अब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, जो हर टॉपिक से करना है, जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उससे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास भी करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन भी करना है, तो अब वो कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिख रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास का डिटर्मिनेशन करना है। तो अभी हमने देखा है मोलैलिटी से रिलेशन है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एम क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिख दे रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम मिलेंगे तो इसको इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, ये अगर मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है ए और ये सॉल्यूट है बी, ये सॉल्वेंट है
और ये सॉल्यूट है। इस बार कैपिटल ए कैपिटल बी लेंगे, पिछली बार स्मॉल ए बी ले ली थे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल बी आ गया बॉइलिंग के लिए, इसलिए कैपिटल ए कैपिटल बी ले लेते हैं इस बार। तो मोल्स ऑफ ये तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं क्या होगा, डब्ल्यू बी। मोलर मास मान लेते हैं एम बी, और इसका गिवन मास डब्ल्यू ए, इसका मोलर मास एम ए। ठीक है, तो गिवन मास डब्ल्यू बी अपॉन इसका मोलर मास एम बी इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। ठीक है, ग्राम में लिया गया है। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एम बी को नीचे कर लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ई इंटू एम बी। ठीक है, एम बी नीचे आ गया, बाकी एम की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई, यही एम की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। एम बी डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो ये एम बी यहाँ आ गया, डेल्टा टी बी वहाँ चला गया। एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। ये हो गया इसका फार्मूला। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला हो गया, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये सब फार्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है, अच्छा एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, इस पे कोई न्यूमेरिकल है इस पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन है when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाज डिसॉल्व्ड, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है, मान लेते हैं उसको डब्ल्यू ए सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दिया है, 353.23 केल्विन, 353.23 केल्विन दिया हुआ है। when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लेते हैं कि WB है, कितना डिसॉल्व किया गया है, 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम डिसॉल्व किया गया है इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। WA है 90 ग्राम। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 354.11 केल्विन, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 354 डेल्टा टी बी, मतलब टी बी माइनस टी बी नॉट होता है। ठीक है, प्योर का हमेशा कम होता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन से। कितना हो गया, 354.11, 354.11 माइनस पहले कितना था, 353.23, 353.23, तो ये है, माइनस करने पे आ रहा है 0.88 केल्विन, 0.88 केल्विन डेल्टा टी बी। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि एम बी पता लगाना है,
के बी तो पता होना चाहिए, दिया होना चाहिए, हाँ के बी दिया है। के बी दिया है 2.53 केल्विन के जी रेसिप्रोकल मोल, मोल इनवर्स या पर मोल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू दे दी है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एम बी फाइंड करना है। के बी कितना दिया है 2.53 इंटू डब्ल्यू बी, अच्छा ये के जी में दिया है, ये ग्राम में दिया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटू 1000 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ग्राम में दिया है, अगर ये केजी में दिया है, ये ग्राम ग्राम ना देके अगर ये केजी में दिया है तब 1000 नहीं लेंगे। मोलैलिटी अगर ग्राम में लेते हैं तभी इंटू 1000 करते हैं। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट ग्राम में है तभी इंटू 1000 करेंगे, अगर ये केजी में है तो इंटू 1000 नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी मतलब सिर्फ केजी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 किया गया है, और ये तो पहले से ही केजी में है। तो 2.53 इंटू डब्ल्यू बी 1.80, 1.8 लिख देते हैं, और इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए है 90 इंटू डेल्टा टी बी 0.88। तो इसका कैलकुलेशन वगैरह बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी टाइम बचे इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में एलिवेशन नहीं होगा, इस बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन हो रहा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस फ्रीज हो जा रहा था, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जा रहा था, अब उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज नहीं होगा, थोड़ा नीचे जाएगा। जैसे सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे पड़े होंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड के कोई भी लिक्विड है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाएगा उस पे ना होके और नीचे जाता है। कुछ इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स करने से या कोई भी नॉन वोलेटाइल कोई इम्प्योरिटीज मिक्स करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे ना होके वो थोड़ा सा नीचे और टेम्परेचर कम हो जाएगा, एकदम सुपर कूल्ड हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि वाटर के केस में है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वाटर की। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो इम्प्योरिटीज मिली होने की वजह से वो 0 से नीचे भी जा सकता है, यानी -2 -3 तक चला गया। ठीक है, -3 तक चला गया और अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, क्योंकि अभी लिक्विड फॉर्म में लेकिन कूल्ड भी तो हो गया है, माइनस में चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। तो यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमेशा प्योर सब्सटेंस से कम होगा। अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो प्योर सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम होगा। तो देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये होती क्या चीज है भाई फ्रीजिंग पॉइंट? तो हम वेपर प्रेशर प्रेशर के बारे में के टर्म में ही बात करेंगे इसमें, जैसे कि अभी बॉइलिंग पॉइंट में बात किया। फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में, सॉलिड लिक्विड वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो उस कंडीशन में ठीक वे फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर वो टेम्परेचर चला गया, किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर अगर चला गया, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट होगा वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट के। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे। उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये वो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब डिप्रेशन की बात हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, और कोई नहीं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। अब जैसे फिर वही ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर है। कोई लिक्विड किसी टेम्परेचर पे है, प्रेशर भी कम हो, प्रेशर किसी गिवन प्रेशर में है और टेम्परेचर किसी गिवन टेम्परेचर पे है। अब उसका टेम्परेचर हम कर रहे हैं कम, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट का एज अ प्योर लिक्विड, सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करेंगे, एक कंडीशन आएगी कि ये फ्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इस पे ये फ्रीज हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो गया। फर्दर हम डिक्रीज करेंगे तो ये फ्रोजन स्टेट में रहेगा, मतलब अब ये फ्रीज हो चुका है, सॉलिड के फॉर्म में आ चुका है, मतलब लिख सकते हैं ये फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे नीचे आएगा तो ये फ्रोजन स्टेट में होगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूट मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाए इस सॉल्वेंट के अंदर, तब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर और कम हो जाता है, ये टेम्परेचर कम हो गया। इस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये फ्रीज होगा, इसके बाद ये फ्रोजन स्टेट में मिलेगा। कब? एज अ सॉल्यूशन अगर है तो। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन टेम्परेचर कम हो गया, तो इसीलिए कहा गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में हमेशा डिप्रेशन होता है और बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा एलिवेशन होता है। ठीक है, तो आ, अगर इसको जी प्योर वाले को मान ले, मतलब ये जो डिप्रेशन हो रहा है मान लेते हैं डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट में हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिफरेंस दोनों में, तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है, ये है प्योर वाला, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, मतलब ये आफ्टर बीइंग अ सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, यही है एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली ये भी फाइंड किया गया है कि मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और ये एम। ठीक है, जिसमें के एफ को बोलते हैं, जैसे उससे पहले मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था, इसी तरह इसको बोलेंगे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं क्राइस्कोपिक कांस्टेंट। क्राइस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और इससे पहले क्या था, इबू इबुलियोस्कोपिक, बॉइलिंग में इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये है क्राइस्कोपिक कांस्टेंट फ्रीजिंग के लिए जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो ये तो हो गया, यूनिट सेम रहेगी जैसे इससे पहले आई थी, क्योंकि टेम्परेचर अपॉन मोलैलिटी है, यूनिट इसकी सेम रहेगी। फिर वही मोलैलिटी के लिए इसको ये तो हो गया, डिटर्मिनेशन अब करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
determination of molar mass of solute from depression in freezing point. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, इससे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम, के एफ सॉरी अपॉन क्यों बोल दिया मैं, के एफ एम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ तो रहेगा ही, मोलैरिटी के लिए क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं WB, ठीक है, अपॉन मोलर मास इसका मान लेते हैं क्या है, MB इंटू, और फिर नीचे फिर क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं क्या है, WA, ग्राम में है इंटू 1000, ठीक है। मोलर मास, मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये हो गया, जिससे MB फाइंड कर सकते हैं। MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल्टा TF, ये हो गया मोलर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये टॉपिक भी हो गई। अब उसके बाद टाइम, तो टाइम हो गया। न्यूमेरिकल बहुत इजी होगा, जैसे पिछले टॉपिक में न्यूमेरिकल हुआ था, फार्मूला बस फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, ऊपर तो दिख ही नहीं रहा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट।